Hello friends, welcome to Learning Sessions and this video is related to the अटल पेंशन योजना। नाउ अटल पेंशन योजना क्या था कि एक आपने अनप्रिविलेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पेंशन स्कीम है वो प्रोवाइड करनी है टू द इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। एंड ये एक वॉलेंट्री पेंशन स्कीम होने वाली है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि पर्सन ने खुद एनरोल किया है, ठीक है, तो कोई वहां पर आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। एंड इसे एडमिनिस्टर किया जाएगा अंडर द एनपीएस। एनपीएस आर्किटेक्ट के अंदर इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए, ठीक है। तो एनपीएस होता है नेशनल पेंशन सिस्टम और रेगुलेट किया जाएगा बाय द पीएफआरडीए। एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है या 18 साल की है और 40 ईयर से कम है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है चीज? देन यू कैन बी पार्टिसिपेटिंग। अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा है या 18 साल की है और 40 साल तक की है तो यू आर एलिजिबल। और इस केस में जो आपका बैलेंस होता है, अमाउंट होता है पेंशन से, पेंशन प्रीमियम का, डेट विल बी डेबिटेड। ऑटो डेबिट फैसिलिटी रहेगी सेविंग अकाउंट के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली डेबिट होता रहेगा। अब ये जो एपीवाई स्कीम है वो किनके लिए अवेलेबल है? डेट इज अवेलेबल जस्ट फॉर द इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। बट इन केस मान लो कि एनरोलमेंट के टाइम पर पर्सन जो था डेट वाज अ इंडियन सिटीजन, लेकिन बाद में वो नॉन सिटीजन बन गया, तो एपीवाई अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, राइट, बंद कर दिया जाएगा। एंड फर्दर जो अमाउंट है वो रीपे कर दिया जाएगा टू द एपीवाई अकाउंट होल्डर। यानी कि अगर पर्सन पहले मान लो इंडियन सिटीजन था, बाद में वो पर्सन जो है वो बन गया है, अब एनआरआई बन गया है, तो उसके केस में जो अकाउंट है उसको चलाया नहीं जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। आप पीपीएफ अकाउंट की तरह उसको आगे चलाओगे नहीं, ठीक है, आप उसको बंद कर दोगे। और जो कंट्रीब्यूशन थी पर्सन की और जो नेट एक्चुअल इंटरेस्ट था चार्जेस कट करने के बाद वो पे कर दिया जाएगा। इन केस अगर गवर्नमेंट की को कंट्रीब्यूशन थी जो कि शुरू में दी जा रही थी, ठीक है, वो को कंट्रीब्यूशन वापस नहीं की जाएगी। दैट को कंट्रीब्यूशन वॉन्ट बी रिटर्न्ड, उसको नहीं वापस किया जाएगा, राइट। एंड अगर हम इनकम टैक्स की रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इनकम टैक्स पेयर रिस्ट्रिक्शन, तो ये चीज भी रखी गई है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद से, 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी सिटीजन जो कि इनकम टैक्स पेयर है वो एक नया एपीवाई अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। उसके केस में उनको एपीवाई अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं दी गई है। जो पर्सन ने ज्वाइन कर लिया 30 सितंबर 2022 से पहले वो कंटिन्यू कर सकते हैं, इवन अगर वो इनकम टैक्स पेयर थे। यानी कि 1 अक्टूबर से पहले, 1 अक्टूबर 2022 से पहले अगर आपने एनरोल कर लिया और अगर आप इनकम टैक्स पेयर भी हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 1 अक्टूबर 2022 या उसके बाद से अगर आप टैक्स पेयर हैं यू कैन नॉट बी पार्टिसिपेटिंग ओपनिंग अ न्यू एपीवाई अकाउंट, राइट। एंड अगर मान लो अगर आप पहले जो थे नॉन टैक्स पेयर थे एंट्री के टाइम पर एंड बाद में आप टैक्स पेयर बन गए तो भी एपीवाई अकाउंट जो है कंटिन्यूड रहेगा। माइनर इसमें अलाउड नहीं है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि 18 साल मिनिमम एज चाहिए। एनआरआई पर्सन एलिजिबल है, यस एलिजिबल है। अगर आप बेसिक कंडीशंस को मीटअप करते हो तो एलिजिबल है, अदरवाइज एनआरआई पर्सन इज आल्सो नॉट एलिजिबल। लेकिन अगर पता लगता है कि स्टेटस एनआरआई है तो फिर उस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेट अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड, उसको बंद कर दिया जाएगा। एंड अब पेंशन बेनिफिट की बात करते हैं। मिनिमम पेंशन जो गारंटीड पेंशन है वो 1,000 रुपए की है और मैक्सिमम गारंटीड पेंशन जो है वो 5,000 रुपए की है। अब ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है और आपकी एज के ऊपर बेस्ड है। यानी कि मान लो अगर एक पर्सन की एज 18 साल की है और वो 1 साल की 1,000 की पेंशन में एनरोल करता है तो उसका प्रीमियम 42 रुपीज का है। अगर वो 5,000 की पेंशन में एनरोल करता है तो उसके हिसाब से प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। दैट्स द बेनिफिट। एंड हियर ट्रिपल बेनिफिट इज अवेलेबल। द ट्रिपल बेनिफिट इज अवेलेबल। हाउ कम? देखो, इन केस अगर पर्सन जो है वो अपने 60 साल की उम्र को कंप्लीट करता है प्रीमियम को पे करते करते, तो 60 साल की उम्र के बाद जो गारंटीड पेंशन है वो उनको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, पहला सिनेरियो। अब इन केस अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को ये पेंशन का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर 60 साल के बाद स्पाउस की डेथ हुई है तो। और इन केस मान लो स्पाउस की डेथ हो जाती है उसके बाद तो फिर जो नॉमिनी है उनको एक फिक्स्ड जो कॉर्पस है, लमसम अमाउंट है, वो उनको मिल जाएगा, राइट। दैट इज अ सिनेरियो। क्लियर है?
तो ये रहता है ट्रिपल बेनिफिट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द एपीवाई। लेकिन ये मैं तब बात कर रहा हूं अगर सब्सक्राइबर ने 60 साल की उम्र को अटेन कर लिया था। अगर सब्सक्राइबर ने 60 साल की उम्र को अटेन कर लिया था, लेट्स से ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, ए इज हस्बैंड एंड बी इज वाइफ, राइट। अब ए ने एनरोल किया और इसने प्रीमियम पे करते करते इसने 60 साल की उम्र को एनरोल कर लिया, राइट। तो उसके केस में अब इसको ए को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, हियर द पर्सन इज एबल टू गेट द पेंशन। एंड अब ए की डेथ होगी, उसके बाद बी को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बी की डेथ होगी तो फिर इनके जो नॉमिनी थे फॉर्म में, उस नॉमिनी को जो कॉर्पस अमाउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये पहला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि पर्सन ए की डेथ जो है वो हो गई लेट्स से 55 ईयर्स की एज में, यानी कि 60 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं करी। अब बी के पास यानी कि स्पाउस के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। पहली ऑप्शन अवेलेबल है कि वो प्रीमियम को एज इट इज पे करती रहे अप टू 60 ईयर्स ऑफ द एज, एंड उसके बाद उसको पेंशन मिलनी बी को स्टार्ट हो जाएगी, बी को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड जब बी की डेथ हो जाएगी तो कॉर्पस अमाउंट जो नॉमिनी को मिल जाएगा, राइट। या फिर ऑप्शन अवेलेबल है कि ये यहीं पर पेंशन को जो प्रीमियम है उसको पे करना बंद कर दे, और जो कॉर्पस अमाउंट पे किया होगा, जो भी कॉर्पस बनता होगा तब तक का, वो इनको मिल जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द चार्जेस। तो ये सिनेरियो अवेलेबल रहता है इन केस ऑफ द एपीवाई, राइट। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है? व्हाट इज अ कंट्रीब्यूशन पीरियड? कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्वाइनिंग डेट से आपको पे करनी पड़ेंगी अप टू द एज ऑफ 60। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली किसी भी बेसिस पर पे कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। ऑटो डेबिट फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। एंड फॉर द ड्यू डेट लॉजिक इस केस में एप्लीकेबल रहता है। ड्यू डेट लॉजिक दैट वुड बी अवेलेबल फ्रॉम अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, हाफ ईयरली बेसिस, राइट। इस बेसिस पर आप बेसिकली डेबिट करवा सकते हो। एंड इन केस अगर मंथली कंट्रीब्यूशन रहती है, राइट, तो जैसे मान लो कि आपने 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया, तो आपकी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया, 1000 रुपये की पेंशन के लिए ज्वाइन किया तो आपका प्रीमियम रहेगा 42 रुपीज़। अगर 5000 के लिए ज्वाइन किया तो 42 मल्टीप्लाई बाय हो गया आपका 5 एंड ये हो गया 210 रुपीज़। तो इस तरह से आपके ऊपर जो प्रीमियम है वो एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप 40 साल की उम्र में ज्वाइन करते हो तो आपका मिनिमम प्रीमियम जो है 1000 की पेंशन के लिए 291 है, और अगर आप 5000 की पेंशन लेना चाहते हो तो 1454 रुपीज़ है। सो ये भी सिनेरियो रहता है, राइट। तो एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन जो रहेगी, ठीक है, एज, पेंशन स्लैब, चोजन फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो डेबिट किया जाएगा। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द अपग्रेड और डाउनग्रेड। तो आप कभी भी अपना जो पेंशन अमाउंट है, पेंशन स्लैब है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हो, लेकिन साल में सिर्फ एक बार ऐसा कर सकते हो। अपग्रेड और डाउनग्रेड इज अलाउड बट ओनली वंस इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड ऑपरेशनल विंडो जो है दैट्स बेसिकली वंस इन द फाइनेंशियल ईयर। ये नहीं बार बार आप चेंज करते जा रहे, दैट्स नॉट अलाउड। एंड देन इट्स रिलेटेड टू पीआरएएन। पीआरएएन इज परमानेंट पेंशन, आपका जो नंबर होता है ना उसको कहते हैं पीआरएएन, दैट इज नोन टू बी द पीआरएएन, ठीक है। तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो रहता है दैट इज अवेलेबल ओवर देयर। एंड एपीवाई पीआरएएन जो है वो एनपीएस के पीआरएएन से अलग होता है, और पर इंडिविजुअल सिर्फ एक ही एपीवाई अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल एपीवाई अकाउंट अलाउड नहीं है। नॉमिनी इस केस में अलाउड है। एंड इन केस अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस जो रहेंगे दैट इज अ डिफॉल्ट नॉमिनी। अगर अनमैरिड हो तो आप किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हो, लेकिन आप स्पाउस की डिटेल्स दोगे आफ्टर द मैरिज, ठीक है। एंड अगर हम आधार की बात करें तो एपीवाई इज इंक्लूडेड अंडर द आधार फ्रेमवर्क, यानी कि आधार मैंडेटरी है इस सिनेरियो में भी। चार्जेस या पेनल्टीज की बात करें, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अकाउंट रिलेटेड चार्जेस की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 15 रुपए के, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है 15 रुपए के, और ट्रांजैक्शन चार्जेस कोई भी नहीं है। ये चार्जेस वो हैं जो डेबिट किए जाएंगे इनकेस अगर आप प्री मेच्योर क्लोजर करवाते हो स्कीम को, ठीक है। तो 15 रुपए अकाउंट ओपनिंग के, उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस के जो चार्जेस है वो 15 रुपए के हैं। एंड फर्दर ओवर ड्यू इंटरेस्ट के ऊपर बात करें अगर, तो की फॉर्मूला क्या ओवर ड्यू इंटरेस्ट का, जैसे मान लो अपने कंट्रीब्यूशन पे करनी थी और आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी, लेट्स से 1454 रुपीज है, तो आपके ऊपर हर 100 रुपए के हिसाब से, हर 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है, या फिर पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से 1 रुपए का पेनल्टी पड़ेगी, 1 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी पर मंथ। यानी कि अगर एक पर्सन का जो पेंशन प्रीमियम था वो 1454 था, तो उसके ऊपर 15 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी पर मंथ जब उसने अपनी कंट्रीब्यूशन को जमा नहीं करवाया, राइट, जब उसने अपनी कंट्रीब्यूशन को जमा नहीं करवाया। एंड ओवरड्यू जो इंटरेस्ट है वो
कलेक्ट किया जाएगा एंड फर्दर डेट इज टू बी क्रेडिटेड इन द एपीवाई अकाउंट एंड वो पेंशन कॉर्पस का पार्ट बन जाएगा। जो आपका ओवरड्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो कॉर्पस का पार्ट बन जाता है। क्लियर विद इट? फर्दर इट्स रिलेटेड कि नॉन कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। एपीवाई अकाउंट जो है वो बंद नहीं होता, नॉन पेमेंट की वजह से एपीवाई अकाउंट जो है वो बंद नहीं होता है। सब्सक्राइबर्स को रेगुलराइज करवा सकता है ओवरड्यू कंट्रीब्यूशन एंड ओवरड्यू इंटरेस्ट को पे करते हुए, एंड अकाउंट मेंटेनेंस एंड रिलेटेड चार्जेस वो डिडक्ट होते रहेंगे periodically जब तक बैलेंस जीरो नहीं हो जाता तब तक, राइट। फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, तो एपीवाई का जो पैसा होता है वो पीएफआरडीए की जो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस है उनके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि एपीवाई का पैसा जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं होता, वो पीएफआरडीए की जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से होता है। एंड आप डिफरेंट फंड्स में पैसा लगाते हो, लाइक एसबीआई पेंशन फंड्स या एलआईसी पेंशन फंड या यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड में पैसा लगाते हो। दैट्स अ केस। एग्जिट की बात करें तो 60 ईयर्स की एज को कंप्लीट होने के ऊपर जो ट्रिपल बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। दैट्स द फर्स्ट काइंड ऑफ एग्जिट। वॉलंटरी एग्जिट कर सकते हो 60 साल की उम्र से पहले ही। वो होता है जैसे मान लो कोई दिक्कत आती है रिलेटेड टू पॉइंट क्या बना कि कोई भी तरीके से आपको दिक्कत आती है तो आप वॉलंटरी एग्जिट कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं है तो वो भी अलाउड है, लेकिन उसमें आपके जो भी सीआरए थे, जो आपके चार्जेस है वो डेबिट किए जाएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट की को कंट्रीब्यूशन थी वो डेबिट कर दी जाएगी, ठीक है। उसको डिडक्ट करने के बाद फिर आपका जो अक्रूड इंटरेस्ट था, सब्सक्राइबर की कंट्रीब्यूशन थी, वो पे ऑफ किया जाएगा। जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है उनको डेबिट कर दिया जाएगा, राइट। नाउ इनकेस अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी दो ऑप्शंस बनते हैं अगर पर्सन की डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 60। अगर तो 60 साल के बाद होती है तो पता ही है कि स्पाउस को बेनिफिट मिलेगा पहले पेंशन का, और अगर स्पाउस की डेथ होगी तो नॉमिनी को कॉर्पस अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर 60 साल की उम्र से पहले डेथ हो जाती है तो उसके केस में क्या किया जाएगा, सब्सक्राइबर की, या तो पहली ऑप्शन क्या है कि सब्सक्राइबर की जो कंट्रीब्यूशन है, जो अक्रूड इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, वो बेसिकली क्या किया जाएगा, वो वापस कर दी जाएगी एंड उसमें से जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है वो डेबिट कर दिए जाएंगे। ये तो पहली ऑप्शन होगी, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट वुड बी अवेलेबल, ठीक है, कि आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। यानी कि मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगी, अगर स्पाउस वांट्स टू कंटिन्यू द स्कीम तो वो कंटिन्यू करेंगे अप टू द 60th एज, अप टू द 60th ईयर ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट की 60 साल की उम्र तक वो अपने जो प्रीमियम अमाउंट है वो पे करते रहेंगे ओरिजिनल सब्सक्राइबर के हिसाब से, और जब वो 60 साल की उम्र तक वो पे कर देंगे उसके बाद उनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और बाद में अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो उनको कॉर्पस मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट अवेलेबल रहेगा, दैट विल बी द पॉइंट अवेलेबल। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो पूरा का पूरा कॉर्पस अमाउंट जो है वो स्पाउस को मिल जाएगा, वो स्पाउस को मिल जाएगा, चार्जेस जो है वो डेबिट पहले कर दिए जाएंगे। देन इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन। ये स्कीम पहले थी, पहले अवेलेबल होती थी लेकिन अब अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट। तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने पहले एलिजिबल जो सब्सक्राइबर्स होते थे जिन्होंने 1 जून 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 के बीच में ज्वाइन किया था, तो गवर्नमेंट कहती थी कि हम भी आपको साथ में पैसा देंगे और आपको जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 50% हम देंगे, या फिर 1000 रुपीज पर एनम, जो भी इसमें से लोअर होगा 5 साल के लिए वो पैसा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये गवर्नमेंट पहले बोलती थी इस चीज से रिलेटेड। एंड उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द डिजिटल फीचर। अब एंड टू एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग है, eAPY इज नाउ अवेलेबल, राइट, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस यू शुड बी नोइंग। एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है टैक्स बेनिफिट वाला, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, टैक्स बेनिफिट वाला जो है। अब जो डिडक्शंस होती हैं वो 80 CCD 1 के तहत आप क्लेम कर सकते हो, आप डिडक्शंस को काउंट करवा सकते हो जो एपीवाई के लिए आपने अमाउंट पे किया। एंड इसी तरह से 80 CCE के अंदर भी एपीवाई का जो भी आपने अमाउंट किया 1.5 लाख की आप डिडक्शन के बीच में काउंट कर सकते हो। एंड 80 CCD में भी आप एडिशनल डिडक्शन ले सकते हो जो कि 1.5 लाख लिमिट से ज़्यादा होती है एज पर द ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड आपका इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से होता है वो 50,000 रुपये तक का होता है। यानी कि आप डिडक्शन या तो 1.5 लाख वाले में ले लो, 80 CCD में ले लो, 80 CCE में भी ले सकते हो, राइट, सीलिंग में कवर होता है जो 80 CCE की, यानी कि 1.5 लाख की लिमिट में आ गया, या फिर 80 CCD 1B में भी एक्स्ट्रा भी ले सकते हो जो 50,000 तक का लिमिट होता है, सरप्लस फ्रॉम द 1.5 लाख। यानी कि 1.5 लाख में अगर आपने और कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आप उसको 80 CCD 1BB में भी काउंट कर सकते हो, राइट। रिलेटेड टू द बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ के बारे में, इट्स रिलेटेड टू द बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है कि आप दो या उससे ज्यादा जो अकाउंट्स होते हैं जो सेम ब्रांच या सेम बैंक में आपके पास, आप उनको कंबाइन कर सकते हो, उनके बैलेंस को कंबाइन कर सकते हो। और ये जो राइट ऑफ सेट ऑफ है ना,
दिस इज अ स्टैच्यूटरी राइट। ये जो राइट ऑफ सेट ऑफ है, दिस इज अ स्टैच्यूटरी राइट विच इज अवेलेबल, एक संवैधानिक अधिकार है जो बैंक के पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज है कि एक प्रायर नोटिस भेजना जरूरी है। अब प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कभी भी इस अधिकार को आजमा लो, राइट। वो प्रायर नोटिस चाहिए, कस्टमर को भेजना पड़ेगा, राइट। जनरली क्या होता है, जब कस्टमर की डेथ होती है या कस्टमर पागल हो जाता है या फिर लेट्स से इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस केस में होता है, या फिर आपके पास गार्निश ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हो गया, उस केस में आप इसको अधिकार को आजमाते हो। इन जनरल अगर बात करें तो वहां पर नोटिस भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर आप इसको एक्सरसाइज कर रहे हो फिर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। एंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट्स रिलेटेड टू कि सेम कैपेसिटी में अकाउंट्स का होना जरूरी है। अब पर्सन ए के अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं, इसको इस तरह से समझते हैं, पर्सन ए के मल्टीपल अकाउंट्स हैं, एक है सेविंग फंड अकाउंट और दूसरा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इसका 20,000 अमाउंट ड्यू हो चुका है जो इसने पैसा पे करना था लेकिन किया नहीं है, और सेविंग फंड अकाउंट में इसका 50,000 पे बैलेंस पड़ा है। तो बैंक एक रीजनेबल नोटिस दे देगा कस्टमर को एंड उसके बाद 20,000 सेविंग फंड अकाउंट से डेबिट करके अपना अमाउंट रिकवर 20,000 का कर सकता है। दैट इज व्हाट, दैट इज बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ। ठीक है जी, क्लियर है चीज। तो कंडीशंस क्या है, प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट है, यस दैट इज देयर, सेम नेम एंड कैपेसिटी में होना चाहिए, एंड डेप्ट मस्ट बी सर्टेन, यानी कि ड्यू हो गया हो, डिटरमाइंड हो कितना अमाउंट ड्यू है। फ्यूचर या कंटिंजेंट डेप्ट के लिए आप इस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। एंड इवन टाइम बार्ड जो डेप्ट है वहां पर भी राइट ऑफ सेट ऑफ अलाउड है। टाइम बार्ड डेप्ट कौन से होते हैं, टाइम बार्ड डेप्ट वो होते हैं जहां पर लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी है। सो इवन इफ द केस इज की लिमिटेशन इज एक्सपायर्ड, ठीक है, लिमिटेशन अगर एक्सपायर हो भी चुकी हो तो भी आप क्या कर सकते हो, तब भी आप इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो, तब भी आप जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसमें डेबिट करते हुए अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकते हो, यानी कि बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ विल बी अवेलेबल इन इवन दैट सिनेरियो। क्लियर है चीज, ओके। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू सेट ऑफ। अगर पार्टनरशिप अकाउंट के केस में बात करें सेट ऑफ किस तरह से काम करेगा, लेट्स सी द केस की कोई क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, पार्टनर के अकाउंट में, एंड पार्टनरशिप फर्म का डेबिट बैलेंस है। तो लेट्स टेक द केस कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और ए के अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हैं। सेम ही ब्रांच में एबीसी का पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है जहां पर 50,000 रुपये ड्यू हो चुके हैं। तो बैंक एक नोटिस देगा और उसके बाद ए जो कि एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, उसके अमाउंट उसके अकाउंट को डेबिट करते रिकवरी कर सकता है। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है दैट इज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो उसके सिनेरियो में ये चीज की जा सकती है, द अमाउंट कैन बी डेबिटेड फ्रॉम द पार्टनर अकाउंट एंड कैन बी क्रेडिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म अकाउंट, लेकिन रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। रिवर्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है और पार्टनर का अमाउंट ड्यू है, कोई पर्सनल लोन तो उसने लिया था, तो आप उसकी रिकवरी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से कर लोगे, वो चीज अलाउड नहीं है, ठीक है, वो चीज नहीं अलाउड, राइट। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू गार्डियंस अकाउंट। गार्डियन का अकाउंट कैसे होता है, जैसे मान लो कोई माइनर था, पर्सन ए है जिसकी एज 12 ईयर्स की है, इनका सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट नहीं है, इनका अपने फादर के साथ अकाउंट चल रहा है लेट्स से, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, दैट इज बेसिकली अ गार्डियन अकाउंट, वो एक गार्डियन अकाउंट है। एंड इन केस ऑफ गार्डियन अकाउंट, कैपेसिटी ऑफ गार्डियन है, उसको सेम नहीं ट्रीट कर सकता। अब जैसे मान लो फादर का लोन चल रहा था, वहां पर पैसा ड्यू हो गया, फादर का पैसा चल रहा अकाउंट चल रहा था, लोन अकाउंट, वहां पर अमाउंट ड्यू हो गया और ये माइनर के अकाउंट में पैसा पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आप माइनर का अकाउंट जहां पर उसका फादर गार्डियन है वहां से रिकवरी करके यहां पर क्रेडिट कर दो, दैट इज नॉट अलाउड। वो चीज अलाउड नहीं क्योंकि सेम कैपेसिटी नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशंस बताई थी, यहां पर ध्यान रखो, सेम नेम एंड कैपेसिटी का होना जरूरी है। अगर सेम नेम एंड कैपेसिटी नहीं है, जैसे मान लो कोई ट्रस्टी है ट्रस्ट का, ठीक है, जैसे मान लो पर्सन ए ट्रस्टी है, अब इसका लोन भी चल रहा है, अब ट्रस्ट के अकाउंट में तो बहुत पैसा पड़ा है, लेकिन आप ट्रस्ट के अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि सेम कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ऑफ द सेम कैपेसिटी। तो सेम कैपेसिटी का होना जरूरी है, दैट्स अ मेजर कंडीशन, वो कंडीशन है।
एंड डेप्ट जो है वो सर्टेन होना चाहिए, दैट मस्ट बी सर्टेन, वो ड्यू होना चाहिए, वो डिटर्मिन्ड होना चाहिए। आप फ्यूचर या कंटिंजेंट डेप्ट के लिए नहीं कर सकते। ये नहीं कि अगले महीने इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो हम उसका इंस्टॉलमेंट आज ही डेबिट कर रहे हैं अपने अकाउंट से, नो दैट इज नॉट डन, वो चीज अलाउड नहीं है, वो चीज नहीं अलाउड है, राइट, दैट आप वो चीज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज कर सकते हो, ठीक है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब ये जो राइट है दैट इज डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 59, 60, 61 के अंदर आप इसको डिफाइन करते हो। एंड फर्दर क्या होता है इसमें, तीन मेजर टाइप्स हैं, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स, लेट्स लर्न देम ऑल, जल्दी से इनको लर्न करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो, पहले होता है डेप्टर का एक्सप्रेशन। अगर डेटर ने खुद बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे पैसे जमा करने हैं और बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई जिस तरह से उसने बोला है उसी हिसाब से पैसे जमा करने पड़ेंगे, ठीक है, उसी तरह से पैसे जमा करने पड़ेंगे। डेटर आया 50,000 रुपए लेके, कहता है जी 50,000 में से 49,000 जो है ना वो जमा कर दो मेरे सेविंग फंड में, और 1,000 जो है वो जमा कर दो मेरे लोन अकाउंट में, वो मेरे लोन अकाउंट में जमा कर दो। अब ड्यू थे 10,000, बैंक वाला कह रहा है भाई 10,000 जमा कर दो, नहीं भाई ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही करने हैं, और बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा, उसके केस में जिस तरह से आपने माना है कि आप करोगे 49,000 सेविंग में जाएंगे और 1,000 जो है वो आपके लोन में जाएंगे, उसी तरह से करने पड़ेंगे। क्लियर है। सेकंड केस होता है जहां पर बोरोर बताना भूल गया, डेटर ने बताया ही नहीं, सेकंड सिनेरियो हो गया, डेटर ने बताया ही नहीं कि भाई कैसे पैसे जमा करने हैं, जस्ट वो पैसे पकड़ा गया, ठीक है। उसके केस में अब क्रेडिटर जो है वो अपना खुद का जो भी ब्रेन है वो यूज कर सकता है, एंड जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है लाइक लॉफुल डेप्ट को रीपे करने के लिए उस तरह से कर सकता है, जाएंगे तो उन्हीं के खातों में, लेकिन जिस तरह से लॉफुल आप करना चाहते हो किसी भी डेप्ट को रीपे करने के लिए वहां पर पैसे डाल सकते हो। क्लियर है। अब जहां पर ना तो बैंक ने ध्यान दिया, ना तो बैंक ने वाला ध्यान दे रहा है, ना ही कस्टमर यानी कि डेटर कुछ इंटीमेट करके गया भाई कैसे कैसे पैसे जमा करवाने हैं, ठीक है, वहां पर क्या रहेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखोगे, यानी कि जो सबसे पुराना लोन होगा उसको सबसे पहले रीपे किया जाएगा, बाकी का पैसे इस तरह से पे किया जाएगा, राइट, दैट्स द केस। एंड यहां पर ये मैटर नहीं करता कि लोन आपका लिमिटेशन एक्सपायर हुई है नहीं हुई है, दैट डजंट मैटर, सभी डेप्ट इक्वल माने जाते हैं, इवन इफ द लिमिटेशन इज एक्सपायर्ड तब भी उसको इक्वल माना जाता है, राइट। क्लियर है। यहां पर 3 पॉइंट क्लियर हो गया आपको ये वाले। सो जनरल प्रिंसिपल यही कहता है कि जब डेप्ट ड्यू हो गया इंटरेस्ट के साथ, अगर कोई भी पेमेंट की गई है डेटर के द्वारा तो वो पहले बैंक के इंटरेस्ट को पे करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो ऑर्डर क्या है कि पहले आप इंटरेस्ट को पे करोगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट को पे करोगे, उसके बाद फिर प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसको रिकवर करा जाएगा। ये जनरल रूल है, दिस इज द जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू इट। अब कंडीशन पेमेंट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन फॉर द पेमेंट्स ओवर देयर, बैंक बाउंड नहीं है कि वो पेमेंट को एक्सेप्ट करे बोरो से, जो भी उसके द्वारा कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से करे, ठीक है। लेकिन जब अगर एक्सेप्ट कर लिया अपने कंडीशन फिर भाई उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो एक्सेप्ट नहीं करी बात अलग है, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर ली फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं। जो लियन है डेट इज डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 170 171 में डिफाइंड है। जो सेट ऑफ है वो कस्टम प्रैक्टिसेस के हिसाब से कहीं पर ऐसा कानून में डिफाइंड नहीं है, और जो एप्रोप्रिएशन है 59 से 61 के अंदर डिफाइंड है। लियन अधिकार देती है क्रेडिटर को कि आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो, सिक्योरिटीज को रिटेन कर सकते हो जब तक लोन रीपे नहीं किया जाता, दैट इज लियन, दैट इज लियन, ठीक है। और जो राइट ऑफ सेट ऑफ है दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ द अकाउंट्स, राइट। एंड जो एप्रोप्रिएशन है वो है कि आप कौन से अकाउंट में पैसा डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो उसके बारे में है। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की बात करें तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ लियन इज व्हाट, इट इज क्रेडिटर डेटर। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो रहेगा डेट इज ऑफ क्रेडिटर डेटर, क्योंकि आपने एक जगह पैसा लिया है, बोरोर ने पैसा लिया ना तभी तो आप लियन मार्क कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्रेडिटर डेटर, बैंक जो है वो क्रेडिटर है, कस्टमर जो है डेटर है। और सेट ऑफ के केस में एक केस में बैंक डेटर होगा क्योंकि बैंक ने पैसे देने हैं, और दूसरी जगह बैंक क्रेडिटर होगा क्योंकि बैंक ने पैसे लेने हैं, तभी आप सेट ऑफ कर पाओगे, ठीक है। एक जगह सेविंग फंड अकाउंट है, एक जगह टर्म लोन है जहां पर ड्यू अमाउंट, तो वो रिलेशनशिप है। और इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन आल्सो आपका रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर या फिर क्रेडिटर डेटर कुछ भी हो सकता है,
दैट्स एप्रोप्रिएशन। क्लियर है चीज? फर्दर इट्स रिलेटेड टू राइट्स विच आर अवेलेबल, राइट्स विच आर अवेलेबल। अच्छा एक चीज बताओ, इन केस अगर गार्निशी ऑर्डर रिसीव होता है, इन केस ऑफ लियन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गार्निश ऑर्डर रिसीव हुआ, तो बैंकर लियन जो होती है वो एक इम्प्लाइड प्लेज होती है, एंड गार्निशी ऑर्डर को एक्टिवेट करने से पहले डेफिनेटली बैंक अपना अधिकार आजमा सकता है। राइट ऑफ सेट ऑफ भी एक स्टैट्यूटरी राइट है जो ओवरराइड करता है बाकी सभी राइट्स को। एंड एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें तो बैंक क्या कर सकता है, अपने अधिकार को आजमा सकता है, यानी कि गार्निश ऑर्डर से कंप्लाई करने से पहले आजमा सकता है। सो तीनों के केस में, इन केस अगर गार्निश ऑर्डर रिसीव होता है तो बैंक का अधिकार है कि बैंक पहले अपने जो राइट्स हैं उनको आजमा ले, उसके बाद बेसिकली डील करेंगे। एंड अगर हम लिमिटेशन की बात करें, लियन के केस में कोई लिमिटेशन होती है? नो लिमिटेशन। लियन के केस में कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ठीक है। एंड राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एंड सेम गोस फॉर एप्रोप्रिएशन, कोई भी लिमिटेशन उस सिनेरियो में भी नहीं रहता है। देयर इज नो लिमिटेशन, राइट। बैंक अपने लॉफुल टाइम बाद डेब्ट की रिकवरी भी कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है। अच्छा नोटिस की रिक्वायरमेंट है? यस रिक्वायर्ड है, लियन के केस में नोटिस रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्सेप्ट मैंने आपको बताया था अगर डेथ का केस है, इंसॉल्वेंसी का केस है, या फिर गार्निश ऑर्डर रिसीव हो गया, फिर नोटिस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम सेट ऑफ के लिए भी है। सेट ऑफ के केस में भी अगर तो देखो डेथ है, इंसॉल्वेंसी केस है, या गार्निश ऑर्डर रिसीव हुआ है, फिर नहीं आपको नोटिस देने की जरूरत, अदरवाइज आपको नोटिस देना पड़ेगा। एंड एप्रोप्रिएशन के केस में नोटिस देने की कोई भी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती है, दैट इज नॉट देयर, राइट। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। एंड फर्दर इन केस अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तब क्या होगा? अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो बैंक के पास ऑटोमेटिक राइट आ जाएगा लियन का, राइट। ऑटोमेटिक राइट आ जाएगा, दैट्स द केस। हर बार ऑटोमेटिक रहेगा ना इन केस अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो, राइट। ये चीज है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द कब क्या चीज राइट अवेलेबल रहता है, कौन सा राइट अवेलेबल नहीं रहता है। लेट्स से डिपॉजिट जो है वो सिंगल पर्सन के नेम पर है, सिंगल पर्सन के नेम पर है डिपॉजिट, राइट। एंड जो लोन है वो आपके पास अवेलेबल है इन द नेम ऑफ द सिंगल पर्सन, वो भी आपके पास ज्वाइंटली अवेलेबल है या सिंगल पर्सन के नेम पे अवेलेबल है, तो उसके केस में ये अधिकार अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। कौन सा राइट कब अवेलेबल रहता है नहीं रहता उसके बारे में हमने बताना है, राइट। तो सिंपल सा फंडा ये समझो, एक मैं आपको कॉलम देता हूं जहां पर मैं कहता हूं डिपॉजिट किसके नाम पर है, डी इज फॉर डिपॉजिट, फिर मैं एल लिखता हूं दैट इज बेसिकली फॉर लोन, एंड फिर आर लिखता हूं कि राइट अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो डिपॉजिट जो है वो सिंगल पर्सन के नाम पर है और लोन जो है वो ज्वाइंटली अवेलेबल है विद द अदर्स, राइट, तो क्या ये अधिकार अवेलेबल रहेगा? यस दैट इज अवेलेबल। व्हाई? पर्सन ए एंड बी का लोन अकाउंट है, लेकिन पर्सन ए का इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है, तो आप ए के अकाउंट से भी तो रिकवरी ले सकते हो। यू कैन बी रिकवरिंग फ्रॉम द एज अकाउंट ओनली, राइट। अवेलेबल है जी, बिल्कुल सही है। अगर डिपॉजिट जो है वो पार्टनर के नाम पर है, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के नाम पर है, और लोन जो है पार्टनरशिप फर्म के नाम पर है, तो क्या ये अधिकार अवेलेबल है? यस अवेलेबल है। इसका तो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपको एग्जांपल दिया था ना मैंने कि पार्टनर के पैसे पड़े हैं सेविंग फंड अकाउंट के, पार्टनरशिप फर्म के ड्यू हो पड़े हैं, तो आप पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करके निकाल लो, ठीक है। और अगर सिंगल पर्सन ए के नाम पर ही, ए के नाम पर ही लोन है और ए के नाम पर ही अकाउंट है, फिर तो अवेलेबल डेफिनेटली रहेगा। अच्छा अगर प्रोप्राइटर के नाम पर है डिपॉजिट, ठीक है, और पर्सन के नाम पर प्रोप्राइटर के शिप फर्म के नाम पर ही लोन है, तो भी अवेलेबल रहेगा, राइट, तो भी अवेलेबल रहेगा ना। लेकिन मान लो अगर ज्वाइंट नेम में डिपॉजिट है और लोन है इंडिविजुअल पर्सन के नाम में, फिर अवेलेबल रहेगा? नो, फिर अवेलेबल नहीं है। क्यों? तो ऑपोजिट केस हो गया ना कि लोन अकाउंट चल रहा है ए के नाम का और डिपॉजिट अकाउंट है ए एंड बी के नाम का, फिर थोड़ा ना रिकवरी कर सकते हो, वो भी अगर ज्वाइंटरी है, ज्वाइंट अकाउंट है, राइट, फिर थोड़ा ना कर सकते हो, फिर नहीं अलाउड। सेम केस में अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम में डिपॉजिट है
और पार्टनर के नाम पर लोन है, फिर अलाउड है? नॉट अलाउड। अगर ट्रस्ट के नाम पर अगर ट्रस्ट के नाम पर डिपॉजिट है और ट्रस्टी के नाम पर लोन है, रिकवरी कर सकते हो? नॉट अवेलेबल। फिर भी रिकवरी नहीं कर सकते। तो आपको ये सिनेरियोज क्लियर होने बहुत जरूरी है कि रिकवरी किस केस में कर सकते हैं, किस केस में नहीं कर सकते हैं। So make sure to like this video if you have understood the concepts, and just you should be downloading our application because you'll be getting the access to the case study videos, chapter wise previous year questions, mock test, mega test, PDF notes, everything is available. And after the live sessions, the classes are just available to the premium members. So make sure to just WhatsApp right now and download the application. And if you are iOS user, it may be asking you so as to enter the ORG code, which is GEGKT. This is the ORG code, organization code, right, for the iOS user. So download the application and start your preparations. Happy learning.